हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर बात की जाए थर्सडे और फ्राइडे की, तो मेरी क्लासेस नहीं हो पाई थी। उसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न था जिसकी वजह से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया था। लेकिन अब हमारी क्लासेज जो हैं ये दोस्तों रेगुलर आपके सामने अवेलेबल रहेंगी। और हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, किसके बारे में? प्राचीन भारत का जो इतिहास आता है उसके बारे में। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग। आप लोग प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छे तरीके से ये वाला पार्ट मैं आपका क्लियर करवा सकूँ। लेकिन सेशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर मुझे आप सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, प्रवीण कुमार से। जैसे आप सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। जब मुझे यहाँ पर आप फॉलो कर लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा जो फ्री सेशन यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलाए जा रहे हैं इनको आप लोग आसानी के साथ में देख सकते हो। यहाँ पर साइंस की क्लास और दोस्तों साथ में आपकी राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं आसानी के साथ में। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में मुझे आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा और फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आरपीएससी कैटेगरी में हमारे जो कोर्स चल रहे हैं पुलिस और पटवारी के लिए या फिर एसआई के लिए या फिर जो भी आरएस के लिए, जो कोई भी कोर्स यहाँ पर चल रहा है, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टेट कैटेगरी में कोर्स चल रहा है। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रेफरल कोड जो है ये आप मेरा रेफरल कोड PRAVEN प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है। बिना किसी स्पेस के कैपिटल लेटर में आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आगे बढ़ाते हैं बात का। हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कर रहे थे और उत्तर वैदिक काल के बारे में मैं आपको दोस्तों बता रहा था, पढ़ा रहा था मैं। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हमें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के और जो प्राप्त होते हैं उनके बारे में मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं बात को। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है और उत्तर वैदिक काल से पहले मैं आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको क्या ये बताया था, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा ठीक थी। धार्मिक अनुष्ठानों की बात अगर की जाए या फिर शिक्षा की बात अगर की जाएगी, उनको वहाँ पर अधिकार था। धार्मिक कार्यक्रमों में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता था, अर्थात भाग लिया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करेंगे, अर्थात उत्तर वैदिक काल में ऐसा लिख सकता हूँ, इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट हुई। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से, उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। अर्थात उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पूर्व हम बात कर चुके हैं ऋग्वैदिक काल में, जहां पर स्त्रियों की दशा में मतलब जो जैसी स्थिति थी उससे कंपेयर करते हुए अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो यहाँ पर स्त्रियों की दशा में गिरावट अपने को देखने को मिलती है और पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी दोस्तों उनको वंचित कर दिया जाता है। और सभा व समिति की अगर बात करेंगे, पहले मैंने आपको ये बताया था कि इनमें महिलाएं पार्टिसिपेट किया करती थी, भाग ले सकती थी। सभा व समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
तथा दोस्तों बात अगर की जाएगी उपनयन संस्कार जो हुआ करता था, उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की मनोदशा को लेकर के, और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर दोस्तों आपके उपनयन संस्कार से भी इनको वंचित करने का कार्य किया गया। अर्थात बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों अथर्व वेद की बात अगर हम करेंगे तो अथर्व वेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है, खिन्नता प्रकट की गई है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपके पुत्री की अगर बात करेंगे, पुत्री के ऐत्रेय ब्राह्मण में अगर हम देखते हैं इसको, ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर बात की जाएगी, ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ पर ही अलग से इसको लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे ये। हाँ जी, तो देखिएगा दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की स्थिति के बारे में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना है। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि स्त्रियों की दशा जो थी ये उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की थी। हाँ, लेकिन दोस्तों शतपथ ब्राह्मण की अगर बात की जाएगी, इस शतपथ ब्राह्मण में हमें कुछ विदुषी महिलाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करेंगे इसमें कुछ विदुषी कन्याओं की बात अगर की जाएगी, जैसे गार्गी की अगर बात की जाए, नाम सुना होगा आपने, गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे मैत्रेयी की बात अगर हम करते हैं, मैत्रेयी, और दोस्तों आपके गंधर्व ग्रहीता, गंधर्व ग्रहीता, इनका उल्लेख जो है ये दोस्तों हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और आपको पता होगा गार्गी जो है ये दोस्तों आपके याज्ञवल्क्य की बात अगर हम करते हैं, याज्ञवल्क्य को राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में चुनौती जो है ये दोस्तों दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये दोस्तों आपके गार्गी के द्वारा दी गई थी। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, और ये शतपथ ब्राह्मण में हमें इन विदुषी कन्याओं के बारे में जानकारी जो है ये दोस्तों प्राप्त होती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विदुषी महिलाएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा का तो अधिकार है इनको, लेकिन फिर भी जो स्त्रियों की दशा थी उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। जैसे पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया, सभा और समिति में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित किया गया, उपनयन संस्कार से भी इनको वर्जित किया गया, और अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं उनकी बात मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके इस काल के आर्थिक जीवन की बात अगर हम करते हैं, तो इस काल में कृषि जो है ये दोस्तों आपका मुख्य व्यवसाय था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। कौन से काल की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है पशु जो हुआ करते थे ये दोस्तों आपके चल संपत्ति का मुख्य आधार थे। पशुपालन भी यहाँ पर किया जाता था। चल संपत्ति का मुख्य आधार जो है ये दोस्तों क्या था? आपका पशु जो है ये दोस्तों आपके चल संपत्ति का मुख्य आधार आता है।
इसी प्रकार मुख्य फसल की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुख्य फसलें जो आती हैं उनसे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख मुख्य फसलें कौन सी हैं, तब आपका आंसर आएगा कि गेहूं की खेती यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी थी, गेहूं। और गेहूं के साथ में अगर हम बात करते हैं धान, ये दोस्तों अपने को यहाँ पर प्रमुख मुख्य फसलें जो हैं ये देखने को यहाँ पर प्राप्त होती हैं। और साथ में अगर हम बात करेंगे आपके उत्तर वैदिक कालीन जो मृदभांड अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड जो अपने को यहाँ से मिले, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये दोस्तों आपके कुल 4 प्रकार के यहाँ पर मृदभांड जो हैं अपने को देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे नंबर 1 पर अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर काले मृदभांड। नंबर 2 पर दोस्तों आपके यहाँ पर आते हैं लाल मृदभांड, लाल रंग के मृदभांड। नंबर 3 अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, काले व लाल मृदभांड। और नंबर 4 की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो नंबर 4 पे आपके आते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन मृदभांडों की बात मैंने आपको बताई। कुल 4 प्रकार के मृदभांड जो हैं, काले, लाल, काले और लाल तथा साथ में चित्रित धूसर मृदभांड। ये दोस्तों आपके इन वैदिक जो उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड हैं, ये दोस्तों आपके चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं ये आपके मुख्य विशेषता इस काल के जो मृदभांड अपने को प्राप्त हुए हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड अपने को यहाँ से मिले हैं। जबकि लाल मृदभांड की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ये लाल मृदभांड जो थे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित जो मृदभांड आते हैं ये आपके लाल मृदभांड ही आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित मृदभांड आपसे अगर पूछा जाए तब आप कहेंगे लाल। और मुख्य विशेषता इनकी क्या आती है, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों की प्रमुख विशेषता रही है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि कृषि मुख्य व्यवसाय था और पशु जो था ये चल संपत्ति का मुख्य आधार था। मुख्य फसलें मैंने आपको बताई दोस्तों, गेहूं और धान यहाँ की मुख्य फसलें हो चुकी थी जो के स्थान पर, और 4 प्रकार के कुल मृदभांड मैंने आपको यहाँ पर बताए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी हो गई थी, अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और इसी लोहे की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसको क्या कहा जाता था, इसको मेरे प्यारे दोस्तों श्याम अयस कहा गया है। क्या कहा गया है, श्याम अयस लोहे के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको ये बताया कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और लोहे को दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता था, ये दोस्तों आपके श्याम अयस कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो लोहे के अतिरिक्त अगर बात की जाएगी कौन कौन सी धातु से वो परिचित थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके एक तो तांबा आ जाएगा, तांबा। इसके अलावा चांदी, टिन, सोना आदि धातुओं से इस काल के लोग जो थे ये दोस्तों परिचित थे। मैंने आपको ये बताया कि लोहे के अतिरिक्त तांबा, चांदी, टिन, सोना आदि धातुओं से ये लोग जो थे उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम कर रहे हैं, ये लोग दोस्तों आपके यहाँ पर परिचित थे। ये सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, एग्जाम में सीधी आप लोगों से दोस्तों पूछी जा सकती हैं। सीधा प्रश्न आप लोगों से इसके बारे में किया जा सकता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी, हम अगर चर्चा करते हैं
आपके यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या मुद्रा का प्रयोग ये दोस्तों व्यापार में किया जाता था क्या? बिल्कुल, यहाँ पर वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार के भी संकेत मिलते हैं, लेकिन मुद्रा का प्रयोग भी यहाँ पर दोस्तों किया जाता था। जैसे एक स्वर्ण मुद्रा आती है, इसकी बात अगर हम करेंगे तो स्वर्ण मुद्रा को दोस्तों यहाँ पर कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों निष्क। और चांदी की मुद्रा की अगर बात की जाएगी दोस्तों, जिसका प्रयोग यहाँ पर व्यापार में किया जाता था, इसकी बात अगर हम करते हैं तो चांदी की मुद्रा का नाम आता था मेरे प्यारे दोस्तों आपके शतमान। क्या नाम है? शतमान। तो निष्क आपके एक स्वर्ण मुद्रा है, और दोस्तों मैंने आपको बताया शतमान एक चांदी की मुद्रा थी। और दोस्तों अगर हम चर्चा करेंगे आपके व्यापार की बात अगर की जाएगी तो व्यापार में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गाय व निष्क से लेन देन हुआ करता था। इसका मतलब गाय का प्रयोग अगर यहाँ पर हो रहा है तो वस्तु विनिमय के द्वारा भी व्यापार यहाँ पर किया जाता होगा। वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार की जानकारी भी मिलती है। किसमें, कौन से काल की चर्चा हम कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और लोहे को श्याम अयस्क यहाँ पर कहा गया है। लोहे के अतिरिक्त दोस्तों आपके तांबा, चांदी, टिन, सोना आदि धातुओं से भी ये लोग परिचित थे। और स्वर्ण मुद्रा को निष्क यहाँ पर कहा गया, और चांदी की जो मुद्रा थी उसको शतमान कहा गया है। व्यापार में मैंने आपको ये बताया कि गाय और निष्क से लेन देन यहाँ पर किया जाता था, और वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार की जानकारी भी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक काल जो था उसमें धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों की अगर बात की जाएगी उतना महत्व नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इस काल में आपके उत्तर वैदिक काल की अगर हम चर्चा करेंगे तो इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों व कर्म कांडों में वृद्धि जो है ये दोस्तों होती है। धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों में वृद्धि जो है ये दोस्तों होती है। आपको मैंने ये भी बताया था कि ऋग्वेदिक देवता जो था प्रमुख देवता इंद्र था, और दूसरा महत्वपूर्ण देवता मैंने आपको अग्नि को बताया था। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्तों इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया, और प्रजापति ब्रह्म की अगर बात की जाएगी उनका सर्वोच्च स्थान यहाँ पर हो जाता है। तो प्रमुख देवता अगर हम इस काल के देखते हैं, प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में कौन थे, तब आप कह सकते हो प्रजापति ब्रह्म की अगर बात की जाए तो ये आपके प्रमुख देवता यहाँ पर इस काल में आते हैं। और दोस्तों बात अगर की जाएगी यहाँ पर आपके विष्णु की पूजा भी, भगवान विष्णु की अगर बात करेंगे इनकी भी पूजा यहाँ पर की जाने लगी। भगवान विष्णु की भी पूजा होने लगी थी। कौन से काल में हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आपके उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया कि इस काल में आपके धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों में वृद्धि जो है ये हमें देखने को मिलती है। और मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि प्रमुख देवता आपके प्रजापति ब्रह्म और भगवान विष्णु की भी पूजा यहाँ पर होने लगी थी। जबकि मैंने ऋग्वेदिक काल के समय आपको ये बताया था क्या कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था, और इंद्र के बाद अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान था देवताओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो। तथा साथ में दोस्तों आपके यहाँ पर पशुओं के देवता के रूप में अगर बात की जाएगी, पशुओं के देवता के रूप में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये आपके रुद्र आते हैं। अर्थात हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव की पूजा जो है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की अगर बात की जाए, या ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव की अगर बात हम करें तो इनकी पूजा यहाँ पर अपने को देखने को प्राप्त
होती है। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपके यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कांडों में वृद्धि हो गई और पुरोहित वर्ग जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर समाज में अब अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब पुरोहित के द्वारा यज्ञ या धार्मिक कर्मकांड का अनुष्ठान किया जाता था तब वह दोस्तों दक्षिणा के रूप में गौ की अगर बात करेंगे, गाय की अगर बात करेंगे, वो भी प्राप्त किया करता था। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आज आपके सामने डिस्कस की हैं उत्तर वैदिक काल को लेकर के। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर देते हैं। मैंने ये कहा कि इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट होती है, पैतृक संपत्ति के अधिकार से इनको वंचित किया गया, सभा और समिति में भी स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया और उपनयन संस्कार जो हुआ करता था उससे भी दोस्तों इनको वंचित कर दिया जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया दोस्तों अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहीता, और वही गार्गी हैं जिनके द्वारा राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती जो है ये दोस्तों प्रदान की गई थी। कृषि मुख्य व्यवसाय इस काल का था। पशु को चल संपत्ति का मुख्य आधार माना गया है और गेहूं और धान इस काल की प्रमुख फसलें आती हैं। 4 प्रकार के मृदभांड मैंने आपको बताए, काले और लाल तथा साथ में चित्रित धूषण मृदभांड, जो आपके इन काल के मृदभांडों की मुख्य विशेषता रही है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं आपके यहाँ पर लाल मृदभांड जो थे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और लोहे को श्याम ऐश यहाँ पर कहा गया है। इस लोहे के अतिरिक्त दोस्तों तांबा, चांदी, टिन और सोना आदि धातुओं से भी ये लोग जो थे ये परिचित थे। फिर मैंने आपको बताया निष्क जो एक स्वर्ण मुद्रा तथा शतमान एक चांदी मुद्रा थी, इनसे व्यापार किया जाता था और गाय का प्रयोग भी लेन देन में किया जाता था और वस्तु विनिमय से व्यापार की जानकारी भी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में यहाँ पर वृद्धि होती है। प्रजापति ब्रह्म, भगवान विष्णु और रुद्र शिव की बात अगर की जाएगी, इनकी आराधना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको जो उत्तर वैदिक काल आता है और ऋग्वेदिक काल आता है या फिर वैदिक कल्चर जो आता है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे मित्रों। साथ में ही दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप आरपीएससी कैटेगरी में और टेट कैटेगरी में मेरे कोर्स अवेलेबल हैं, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड जो है ये प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप लोगों को अप्लाई करना है। साथ में दोस्तों वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम और यूजीसी नेट, CSIR नेट, ये हमारे नए चैनल हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तथा साथ में अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स, ये भी हमारा एक नया चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। और बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा ताकि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सकेगा। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कीजिएगा। बाकी की बात करते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।